दोस्तों 16वीं सेंचुरी से पहले ज्यादातर वैज्ञानिकों का, लोगों का और बड़े बड़े विद्वानों का यही मानना था कि हमारे सौरमंडल का केंद्र हमारी पृथ्वी है। लेकिन जब 16वीं सेंचुरी के दौरान गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया और प्लैनेट्स को देखना शुरू किया, तब उनकी समझ में आया कि हमारे सौरमंडल का केंद्र हमारी पृथ्वी नहीं बल्कि हमारा सूरज है। फिर धीरे धीरे ये बात लोगों के बीच में फैलने लगी और वैज्ञानिकों की रुचि दूसरे प्लैनेट्स के बारे में और बढ़ने लगी। फिर हम कभी कभी इन पर रिसर्च करने के बारे में बात करते और कभी कभी इन पर बस्ती बसाने के बारे में। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये उठता है कि क्या ये चीज इतनी आसान है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा सौरमंडल हमारे लिए खुद में ही एक छोटा सा ब्रह्मांड है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम पृथ्वी से दूसरे सभी ग्रहों की दूरी के बारे में जानेंगे, उनके ऑर्बिट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ तक पहुँचने में हमें कितना समय लगेगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे कई सारे फैक्टर्स के बारे में। ये वीडियो आपको हमारे सौरमंडल की विशालता के बारे में बताएगा, हमारे ब्रह्मांड की कई सारे अनोखे रहस्य के बारे में बताएगा। तो फिर देरी किस बात की, तैयार हो जाइए एक नए और अनोखे सफर के लिए। नंबर 1, मरकरी प्लेनेट। ये हमारे सूर्य से सबसे करीब का प्लेनेट है, जिसकी दूरी हमारे सूरज से 46 मिलियन किलोमीटर की है। ये दूरी इतनी कम है कि इस पर लगातार सूर्य से आने वाले हार्मफुल रेडिएशंस पड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेनेट किसी भट्टी से कम नहीं है और इसकी सरफेस का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोहे से बने स्पेसक्राफ्ट भी पिघल जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप फिर भी यहाँ पर जाना चाहते हैं तो आपको उस पॉइंट का इंतजार करना पड़ेगा जब मरक्यूरी और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। लेकिन तब भी आपको स्पेसक्राफ्ट से वहाँ तक पहुँचने में 6 से 7 साल का समय लग जाएगा। नंबर 2, वीनस प्लेनेट। ये हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है, जिसे हमारे सोलर सिस्टम का नर्क भी कहा जाता है। वैसे तो ये हमारी पृथ्वी का पड़ोसी है और साइज में भी 90% तक सेम है और ये एक रॉकी प्लेनेट भी है। लेकिन इन फैक्टर्स के अलावा इसकी कोई भी बात पृथ्वी से नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ पृथ्वी पर जीवन है वहीं इस प्लेनेट पर आप पृथ्वी के सबसे मजबूत धातु को भी पिघला सकते हैं। ये बात है 15 दिसंबर 1970 की, जब रशिया ने इस प्लेनेट पर एक मिशन भेजा था। एंड जब उनका प्रोब इस प्लेनेट की सरफेस पर लैंड किया, उसके कुछ मिनटों बाद ही इसके सारे पेलोड्स पिघल गए और ये वेनरा 7 मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन हाँ, अगर आपने फिर भी मूड बना लिया इस प्लेनेट पर जाने के लिए, तो आपके स्पेसक्राफ्ट को वहां तक पहुंचने में करीब 12 से 15 साल का समय लगेगा। नंबर 3, अरे आगे बढ़ाओ, इसके बारे में तो जानते ही हैं। तो आइए अब बात करते हैं हमारे फ्यूचर के होम यानी मार्स के बारे में, जो कि हमारे सूरज से 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। और ये प्लेनेट हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि इस प्लेनेट पर हमें कई बार कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो ये साबित करती हैं कि इस प्लेनेट पर बहुत समय पहले पानी की नदियां हुआ करती थी और हो सकता है जीवन भी हुआ करता था। और इतना ही नहीं, पृथ्वी के अलावा हमारे सोलर सिस्टम का ये एक इकलौता प्लेनेट है जहाँ पर किसी भी तरीके की लाइफ पनप सकती है। और कई सारे वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि इंसान अपनी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की मदद से इस प्लेनेट को पूरी तरह से रहने लायक बना सकता है। इसी वजह से दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इस पर मिशन करती ही रहती हैं। और अगर इस बेसिस पर देखें तो अगर आप पृथ्वी से मार्स तक जाना चाहते हैं तो आपको करीब 6 से 9 महीने का समय लगेगा, और वो भी तब जब ये अपने ऑर्बिट में पृथ्वी से सबसे करीब होगा। नंबर 4, जुपिटर प्लेनेट, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है और ये अपनी रंग बिरंगी गैस की क्लाउड्स की वजह से काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन ये प्लेनेट बाहर से देखने में जितना सुंदर और शांत लगता है, अंदर से उतना ही ज्यादा भयानक है, क्योंकि इस प्लेनेट पर लगातार 400 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलती हैं। इसके अलावा इस प्लेनेट पर रेड स्पॉट नाम का भी एक तूफान चलता है, जिसके अंदर हवाओं की स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर की होती है, यानी एक फाइटर जेट से भी ज्यादा। और ये हवा वहाँ लगातार चलती है। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस प्लेनेट पर कोई भी ठोस सतह नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा गैस से बना है। तो इसीलिए आप इस प्लेनेट पर कहीं लैंड तो नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप फिर भी इस प्लेनेट पर जाना चाहते हैं तो हमारे सबसे आधुनिक स्पेसक्राफ्ट से भी यहाँ तक पहुँचने में आपको करीब 5 से 7 साल का समय लग जाएगा। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज तो कहना चाहूंगा कि आप इस प्लेनेट पर जाने से अच्छा है कि आप इस प्लेनेट के मून्स पर चले जाएं। हाँ, भले ही ये बर्फ से बने होंगे, लेकिन कम से कम आप यहाँ पर लैंड तो कर पाओगे। और वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि इस बर्फीले सतह के नीचे लिक्विड फॉर्म में वाटर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर लाइफ भी पनप सकती है।
नंबर 5 सैटर्न। ये प्लेनेट अपनी रिंग्स की वजह से जाना जाता है क्योंकि ये इसकी शान में 4 चांद लगा देते हैं। हाँ, लेकिन ख्याली पुलाव पकाने से पहले ये जान लीजिए कि इस प्लेनेट के पास भी कोई रॉकी सरफेस नहीं है। ये भी जुपिटर की तरह गैस से ही बना हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आप इसके मून्स पर जाना चाहते हो तो आपके पास 145 ऑप्शंस हैं, जो कि सौरमंडल में किसी भी प्लेनेट के मून से सबसे ज्यादा है। 1957 में नासा ने इस प्लेनेट के लिए एक स्पेसिफिक मिशन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था कैसिनी, और इस प्लेनेट के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए उसे करीब 7 साल का समय लगा था। तो अगर आप आज इस प्लेनेट पर जाना चाहते हैं तो आपको इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि स्पेस में ट्रेवल करने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आधुनिक नहीं हुई है। नंबर 6 यूरेनस। ये दुनिया बर्फ से भरी हुई है और इस पर अंधकार ही अंधकार है। वैसे अगर आकार में बात करें तो ये जुपिटर सैटर्न के बाद तीसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है, लेकिन ये पूरी तरह से आइस, वाटर और अमोनिया से बना है। यानी देखा जाए तो ये एक पानी की बूंद की तरह ही है, और इसी वजह से शायद वैज्ञानिक भी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्लेनेट के पास कुछ ऐसा खास नहीं है जो लोगों के काम आ सकेगा। हाँ, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप इस बर्फीले प्लेनेट पर आखिर जाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप फिर भी यहाँ पर जाना चाहते हैं तो जब 1977 में वॉयेजर 2 प्रोब यहाँ तक पहुँचा था तब उसे करीब 9 साल का समय लगा था, और अगर हम आज के टाइम पर भी किसी स्पेसक्राफ्ट की मदद से यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें तब भी हमें इतना ही टाइम लगेगा। नंबर 7 हमारे सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह। इसके बाद सौरमंडल के आखिरी छोर यानी कुइपर बेल्ट की शुरुआत हो जाती है, और ये प्लेनेट भी यूरेनस की तरह आइस, अमोनिया और वाटर से ही बना है। यानी इस पर भी कोई ठोस सतह नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इस प्लेनेट में जाते हो तो आप इसकी सतह में डूबते चले जाओगे। लेकिन हाँ, इस प्लेनेट पर प्रेशर इतना ज्यादा है कि कुछ किलोमीटर के बाद ही आपका स्पेसक्राफ्ट नष्ट हो जाए। जैसा कि आपने रिसेंटली एक ओशियन गेट की सबमरीन के साथ देखा, बिल्कुल वैसा ही आपकी सैटेलाइट के साथ भी होगा। और अगर आप इस प्लेनेट पर जाना चाहते हैं तो आपको करीब 12 साल का समय लग जाएगा, जो कि सचमुच बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, इस पर 12 साल की मेहनत लगाने के बाद ये मेहनत खराब नहीं जाएगी, क्योंकि इस प्लेनेट के 14 मून्स में से एक मून यानी टाइटन बहुत ज्यादा स्पेशल माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मून के सतह के नीचे जीवन प्रेजेंट है, यानी इस प्लेनेट के टाइटन मून पर जीवन की पॉसिबिलिटी को नाकारा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अगर आप टाइटन पे जाने के बाद वहाँ पर कोई लाइफ फॉर्म नहीं पाते तब भी आप कम से कम वहाँ चल तो पाओगे। नंबर 8 प्लूटो, जो कि एक प्लेनेट नहीं बल्कि ड्वार्फ प्लेनेट है, यानी एक बौना ग्रह। लेकिन इस छोटे से बौने ग्रह की अहमियत वैज्ञानिकों की नजर में बहुत ज्यादा है। वैसे 2006 से पहले इसे हमारे सौरमंडल का नवा ग्रह ही माना जाता था, लेकिन इसके छोटे आकार की वजह से इसको एक ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया गया। अभी तक केवल एक ही प्रोब यहाँ तक पहुँच पाया है, जिसका नाम है न्यू होराइजन, जिसे नासा ने 2006 में लॉन्च किया था, और करीब 9 साल के सफर के बाद ये 2015 में यहाँ तक पहुँचा था। तो अगर आप प्लूटो तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको करीब इतना ही समय लगेगा। लेकिन आज जाने से पहले आपको बता दूं, इस ड्वार्फ प्लेनेट की दूरी हमारे सूरज से इतनी ज्यादा है कि इसका टेम्परेचर -240 डिग्री रहता है। तो अगर आप किसी आधुनिक स्पेस सूट को पहनकर यहाँ तक नहीं जाते तो इस प्लेनेट की सर्दी आपके शरीर को जमा कर तोड़। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें आपको पता चल पाया कि कौन से प्लेनेट पर जाने में कितना समय लगेगा और वहाँ पर जाकर हमें हासिल क्या होगा। लेकिन हाँ, कमेंट्स में मुझे आप बताइएगा कि कौन से प्लेनेट पर आप जाना पसंद करोगे और कौन से पर नहीं। मैंने इन प्लेनेट्स पर फुल एक बड़ी डिटेल वीडियोस भी बनाई है, जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर है। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।